सिर्फ 10 साल थी, लेकिन जवानी के आसार मुझ में नुमाया होने लगे तो अब्बा ने स्कूल से हटा लिया और मुझे एक मदरसे में दाखिल करवा दिया। मेरे बाप का कद बहुत लंबा था। शायद यही वजह थी कि मैं 10 साल की होने के बावजूद अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखाई देती थी और मेरा जिस्म बड़ा बड़ा दिखाई देता था। मदरसा हमारे घर से काफ़ी दूर था। अब्बा ने इसके लिए रिक्शे का इंतज़ाम कर दिया। अब मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों सुबह मदरसे चली जाती और शाम को रिक्शे वाला हमें ले आता। रिक्शे वाला हमारा मोहल्लेदार था, इसलिए अब्बा बेफिक्री से भेज देता। एक दिन रिक्शे वाले की तबीयत खराब थी तो उसने अपने बेटे को भेज दिया। वो नौजवान लड़का था, लेकिन फिर भी उम्र में हमसे काफ़ी बड़ा था। जब भी रिक्शे वाले अंकल की तबीयत खराब होती तो उस दिन हमें उनके बेटे के साथ जाना पड़ता। वो भी रिक्शा ही चलाता था। एक दिन वापसी पर उसने मुझे एक शॉपर दिया और कहा, इसको घर जाकर सबसे छुपा कर खोलना। मैंने वो शॉपर ले लिया। घर आकर सबसे छुप कर देखा तो उसमें एक मोबाइल था। अब वो अक्सर मोबाइल पर मुझसे बात करने लगता। रात को जब अम्मा सो जाती तो मैं चोरी छुपे कभी कभी उससे बात कर लेती। मैं अपने घर के घुटे हुए माहौल से इस कदर तंग आई हुई थी कि मैंने अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए उसका सहारा ले लिया। उसका नाम लियाकत था। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी उसके साथ दोस्ती होती चली गई और फिर एक दिन रात के अंधेरे में वो मुझे घर से भगाकर कराची ले आया। मैं नादान थी, लियाकत जैसे शख्स की बातों में आ गई। दूसरी तरफ मेरा बाप था जिसने घर का माहौल जहन्नम बना रखा था। चंद दिन तो उसने मुझे होटल में रखा और खूब जी भर कर उसने मेरे हुस्न और जवानी को लूटा। जब मैंने उस पर जोर डाला कि तुम शादी का वादा करके मुझे साथ लाए थे तो कहने लगा, अच्छा वो भी कर लेंगे, तुम्हारे अब्बा ने पर्चा करवा दिया है। मेरे दोस्त ने आज ही मुझे फोन पर यह इतला दी है। तुम अभी सब्र करो, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए तो फिर देखते हैं क्या करना है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। कहने लगा, अच्छा तुम बैठो, कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार करने लगी। काफी देर गुजर गई, वो वापस ना आया। जब काफी टाइम गुजर गया तो मुझे घबराहट होने लगी। इतनी देर में 2 लोग कमरे में आए। मैं जल्दी से उठी और कहा, कौन है आप लोग? फिर एक बोला, सब बता देते हैं। मैंने कहा, आप बाहर निकल जाए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। फिर एक शख्स ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और बेड पर धक्का दे दिया। फिर बोला, अरे वो चमिया, ज्यादा एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे शख्स से कहने लगा, वो इसको बता हम कौन है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। वो कहने लगे कि तुम्हारे उस नाम नेहाद आशिक को पुलिस ने होटल की लॉबी से गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे। वो तुमको भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन हमने पुलिस को दे दिलाकर फारिग कर दिया और तुम्हारे आशिक पर लड़की को भगाने का पर्चा दर्ज हुआ है। वो अब वापस नहीं आएगा। फिर पहले वाला शख्स बोला, हम शिकारी लोग हैं और तुम्हारे जैसी लड़कियों का शिकार करना हम खूब जानते हैं। फिर सारी रात वो दोनों मेरे साथ वो वाला काम करते रहे। सुबह उन्होंने मुझसे कहा, चलो तैयार हो जाओ। वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक नई जगह ले आए। वो जगह मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने इस जगह को देखा था। शाम का टाइम था। कुछ देर हम पैदल चलते रहे और फिर एक तंग सी गली में दाखिल हो गए। इर्द गिर्द छतों पर बनी सवरी औरतें खड़ी थी। एक शख्स मेरे आगे चल रहा था और एक पीछे। इतने में एक बालकनी से एक औरत बोली, बिज्जू मियाँ, कहाँ से लाए हो ऐसा जबरदस्त माल? मैं शदीद परेशानी में उनके साथ चल रही थी, लेकिन उसका नाम सुनकर एकदम से मेरी हंसी निकल गई। वो मुझे अपने साथ लेकर एक चौराहे पर आ गए। अब मैं समझ गई थी कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। यहाँ से मेरी एक नई गुनाह भरी जिंदगी का आगाज हो गया। कुछ दिन तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद रखा और सिर्फ एक बूढ़ी औरत आकर खाना दे जाती। मैंने उनसे कहा, प्लीज मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, मुझे ऐसे कैद ना करो। वो कहने लगी, अच्छा याद रखो, अगर भागने की कोशिश की तो कामयाब तो कभी भी नहीं होगी, लेकिन तुम जानती नहीं कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर उन लोगों ने मुझे कमरे से बाहर निकाल लिया। अब मुझे इर्द गिर्द घूमने की इजाजत थी। फिर दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले गए। मैं पूरी तरह से इस माहौल में रंग चुकी थी। हर रोज एक नया गाहक आता और अपनी ख्वाहिश पूरी करके चला जाता। 5 साल ऐसे ही गुजर गए। बाहर हर तरह का पहरा होता था। मैंने जब कहीं बाहर जाना होता तो वो लोग खुद मुझे अपने साथ लेकर जाते। एक दिन मैंने उसी बिज्जू मियाँ से कहा कि आज मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। वो कहने लगा, अच्छा फोन करके बात कर लो। मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं। वो कहने लगा, लाओ नंबर मुझे दो, मैं बात करवाता हूँ। फिर उसने नंबर डायल करके फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ मेरी माँ ने ही फोन उठाया। 5 साल बाद भी जब मैंने हेलो कहा
तो माँ ने मेरी आवाज पहचान ली थी। वो ज़ारो कतार रोती रही और ना मुझसे कोई बात हो सकी और ना ही उससे। फिर मैंने कहा, अच्छा फोन रखती हूँ। वो बोली, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कहाँ हो और कैसी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जहाँ भी हो, लेकिन कभी वापस मत आना वरना तुम्हारा बाप मार देगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे पास हर वक्त काफी पैसे होते थे। मैंने बिज्जू मियाँ से कहकर अपनी माँ को कुछ रकम भिजवा दी। वक्त गुजरता रहा और कभी कभार मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर लेती। एक दिन अम्मा का फोन आया तो कहने लगी, तुम्हारे बाप को फालज हो गया है और वो बिस्तर से लग गया है। मुझको एक जरा बराबर भी इस खबर से फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जिस शख्स ने सारी जिंदगी मेरी माँ पर जुल्म किया था उसके लिए मेरा दिल किसी भी किस्म के एहसास से आरी हो चुका था। माँ की परेशानी को देखते हुए मैंने एक मोटी रकम माँ को भिजवा दी ताकि अम्मा को कोई परेशानी ना हो। फिर मैं अच्छी खासी रकम हर महीने अपनी माँ को भिजवा देती, जिससे माँ के मुंह से सिर्फ दुआएं ही निकलती थी। दिल तो बहुत चाहता था कि एक बार जाकर अपनी माँ से मिल लूं, लेकिन बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 10 साल बीत गए। अब इस बाजार में मेरे हुस्न का डंका बजता था। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई पर भी नहीं मार सकता था। बड़े बड़े नाम नहाद शुरफा मेरे कदमों में आकर बैठे रहते। एक शाम दिल घबरा रहा था। मैंने बिज्जू मियाँ से कहा कि आज कोई भी आए तो वापस भेज देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अभी मैं उसको कह ही रही थी कि फोन की बेल बजी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन थी, वो ज़ारो कतार रो रही थी। जब उसने ये कहा कि अम्मी हमें छोड़कर चली गई है तो फोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। बिज्जू मियाँ पास ही खड़ा था। उसने फोन उठाकर उसे सारी तफसील मालूम की। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज मेरी कुल कायनात लुट गई है। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बिज्जू मियाँ बोला, हौसला करो और चलने की तैयारी करो। मैंने कहा, मुझ में अब हिम्मत नहीं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि जिस माँ को इतने साल पहले छोड़ आई थी आज उसको देखूं भी तो इस हाल में। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा, एक बार माँ का चेहरा देख लो, मेरी बात मान लो, जो भी है दिल को करार आ जाएगा। फिर उसने गाड़ी तैयार करवाई और 2 और लोगों को साथ लिया और मुझे मेरे घर ले आया। जब घर में दाखिल हुई तो एक तरफ सहन में मेरी माँ की चारपाई पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरा फालिजदा बाप बिस्तर पर लेटा था। मुझको देखकर उसने दोनों हाथों को उठाने की कोशिश की और माफी का इशारा करने लगा। मैंने उनके हाथ चूम लिए। फिर बोली, अब्बा मैंने तुझे माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ कि मैंने तेरा दिल दुखाया है, तू भी मुझे माफ कर दे। देख अब्बा, जिस माँ पर तू सुबह शाम जुल्म करता था वो आज हमें छोड़कर चली गई है। अब्बा की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर तदफीन के मराहल मुकम्मल हुए तो मैं बिज्जू मियाँ के साथ वापिस आ गई। वापसी पर बिज्जू मियाँ से मैंने कहा, बिज्जू मियाँ क्या तुझको नहीं लगता कि अब हम इस गुनाह भरी जिंदगी को तर्क कर देना चाहिए? वैसे भी अब उम्र के उस हिस्से में थी जहाँ जवानी डलना शुरू हो जाती है। बिज्जू मियाँ बोला, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता हूँ। अगले चंद दिन बाद हम 5 लोग उम्रे के लिए रवाना हो गए। फिर वहां जाकर जितना जी भरकर मैं रो सकती थी रोई। बल्कि सच कहा जाए तो वो एक ऐसी जगह थी जहां खुद ब खुद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बस ना जाने कौन सा लम्हा था कि दिल को एक करार आ गया था। सर उठाकर देखा तो यूं लगा जैसे मेरी तौबा कबूल हो गई है। बिज्जू मियाँ अभी तक सजदे में सर झुकाए हुए था। जब काफी देर गुजर गई तो मैंने उसे हिलाया तो वह एकदम से एक तरफ ढलक गया। उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। शायद खुदा को ऐसे ही मंजूर था। मैंने वापसी का इरादा मंसूख कर दिया और अपने आप को यहाँ के लिए वक्फ कर दिया।